यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोग आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। ठीक है ना बेटा। तो कल हम लोगों ने आई थिंक जो है इस चैप्टर का इंट्रो वगैरह कर लिया था और एक पैरा भी ख़त्म कर लिया था। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पढ़ने के लिए ये समझ लिया जाए कि डिफॉरेस्टेशन आखिर होता क्या है। ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब कुछ ऐसा होता है बेटा कि जहाँ पे कहीं बहुत, अगर फॉरेस्ट एरिया की हम लोग बात करें, बहुत सारे प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, स्hrubs हैं, है ना, पूरा एक जंगल है, पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है। तो अब सोचो कि पहले वो फॉरेस्ट था, अब धीरे धीरे पेड़ कट होने लगे, तो अब वो पूरा का पूरा लैंड बन गया, है ना, पूरा बैरन हो गया, पूरा बंजर हो गया। तो देखा जाए तो पहले आप देखते थे कि वो पूरा हरा भरा था, पूरा, है ना, इतना डेंस था। अब कुछ नहीं बचा है वहाँ पे, पेड़ प्लांट वगैरह जितने भी थे सब कट हो गए। तो इसी को ही हम लोग बोल देते हैं डिफॉरेस्टेशन। यानी पहले फॉरेस्ट था, अब वो ख़त्म हो गया। ठीक है। कैसे ख़त्म हो गया? पेड़ों के कटने से। ठीक है, प्लांट्स के डिस्ट्रॉय होने से, जिसको ही हमने बोल दिया है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, फॉरेस्ट का ख़त्म हो जाना, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। तो प्लांट्स का कट होना ही क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ओके। तो अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। ये सभी को पता है बेटा कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो ग्रेट वैरायटी है वो हमारे अर्थ में प्रेजेंस है। दे आर इसेंशियल फॉर वेल बींग एंड द सर्वाइवल ऑफ मैन काइंड। टुडे अ मेजर थ्रेट्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। देखो बेटा, सबसे पहली बात आपको पता है कि जो एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में ही मैक्सिमम वैरायटी एनिमल्स एंड प्लांट्स की सरवाइव कर रही है, प्रेजेंस है। हो सकता है आपके आसपास जितने भी प्लांट्स एनिमल हों आपने उनको देखा हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हम फॉरेस्ट में सभी लोग गए हों और वहाँ पे उन्होंने हर एक प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में उनको देखा हो, एनालिसिस किया हो, है ना। तो ये समझिएगा कि फॉरेस्ट में इतनी लार्ज वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स की है कि आज भी ऐसे हज़ारों एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो हमने देखे ही नहीं हैं, और वहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको ऐसी नई नई वैरायटी देखने को मिलेगी। तो कहने का क्या मतलब है कि सबसे बेस्ट सर्वाइवल कंडीशन एनिमल्स और प्लांट्स की कहाँ पे देखने को मिलती है? फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा वो एक नेचुरल एरिया है, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है कि आप वहाँ पे प्लांट लगाने जाते हो, वहाँ प्लांटेशन होता है या वहाँ पे एनिमल्स की केयर वगैरह करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका एक नेचुरल हैबिटेट है और उस नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना, तो इसी वजह से वहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट ऐसा हो, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो गया, एक नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया है, जिससे कि वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स ईजिली सरवाइव करते हैं। ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब सोचिएगा कि बेटा फॉरेस्ट ही ना रहें तो आपको पता है कि प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनकी लाइफ साइकिल में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उनकी जो सर्वाइवल कंडीशन है उनमें प्रॉब्लम आएगी भाई, जब उनको रहने को घर नहीं मिलेगा। अब आप देखो कि देखा जाए तो फॉरेस्ट में एनिमल सबसे सेफ़ हैं। अब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, प्लांट कट होंगे, तो जितने जंगल की जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, आपके वो सारे के सारे आपके घरों में आएंगे, है ना। अभी स्नेक आ जाए, टाइगर आ जाए, लॉयन आ जाए तो सब भागने दौड़ने लगो, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके घर खुद गायब हो रहे हैं, खुद छीने जा रहे हैं। और कौन रहा है? हम लोग, ह्यूमन बींग, है ना। हम लोग लकड़ियों की जो खुद की एक ज़रूरत है। अब भाई खाना वगैरह तो चलो एक बात की बात है कि आज के टाइम पे एलपीजी है, लेकिन फिर भी वुड का यूज़ आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हो रहा है भाई। फर्नीचर वगैरह आज भी बन रहे हैं, है ना। मेडिसिन वगैरह आज भी डेवलप की जा रही हैं। ठीक है, तो वुड का यूज़ लगभग हर एक चीज़ में किया जा रहा है ना। और इस वजह से इसकी जो है इतनी ज़्यादा वैल्यू हो गई है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार पेड़ों को कट कर रहे हैं और उनसे जो भी वुड वगैरह है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा काम तो चल रहा है, लेकिन जो उससे एनिमल्स हैं वो बेटा जो उसमें सरवाइव कर रहे थे
ठीक है, वो उनके लिए जो हैबिटेट है, जो सर्वाइवल कंडीशन थी, वो डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, और इस तरह से काफ़ी एनिमल्स की डेथ भी हो रही है। ठीक है, हाँ, तो ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो वही इसमें बोला गया है। ठीक है, टुडे अ मेजर थ्रेट्स टू सर्वाइवल टू ऑफ दिस ऑर्गेनिक इज डिफॉरेस्टेशन। अब वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या छोटा मोटा इंसेक्ट हो, ये कोई बड़ा सा एनिमल हो, ठीक है, सबकी बेटा जो भी एक नेचुरल हैबिटेट था वो डिस्टर्ब हो रहा है। वी नाउ दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर्स पर्पस। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फ्रॉम सम ऑफ द पर्पस मैंशन बिलो। अब देखो बेटा, अब हम लोग क्यों प्लांट्स को इतने लार्ज अमाउंट में कट कर रहे हैं, उसका रीज़न भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है जिसकी वजह से हम लोग की जो रिक्वायरमेंट है ना, हम लोग की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है ना। अब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि क्या करेंगे। अब सोचो कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है ना। तो अब ये जो रिसोर्स हैं बेटा, ये हमें मिल कहाँ से रहे हैं, सबसे बड़ी ये बात है। ये रिसोर्स जो हमें मिल रहे हैं ये प्लांट से मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी इस चीज़ों को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको कट कर रहे हैं। ठीक है, अब सोचो कि हमें अगर एग्रीकल्चरल लैंड डेवलप करना है तो हमें ये पेड़ों को कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक लार्ज एरिया चाहिए और एकदम फ्लैट एरिया चाहिए। अगर ट्रीज़ होंगे, प्लांट्स होंगे तो वो एरिया तो फ्लैट होगा नहीं, तो हमें इनको मजबूरी में कट करना पड़ता है। कट करने के बाद फिर एक एग्रीकल्चरल लैंड आपका रेडी होता है, फिर आप उसमें जो है क्रॉप कल्टीवेट करते हो। ठीक है ना, ठीक है, फिर हार्वेस्टिंग करते हो। तो कहने का मतलब है ये लगातार पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से ही तो हो रहा है कि लगातार पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, जिससे फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और हम लगातार पेड़ों को कट करते जा रहे हैं इस रिक्वायरमेंट को पूरा फिल करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है कि अब हमको चलो खाने का हो गया तो रहने का भी तो चाहिए। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि एरिया भी तो उतना होना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो हम धीरे धीरे जंगलों की तरफ जा रहे हैं, उनको कट करते जा रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बना रहे हैं, है कि नहीं। तो बेटा ये सारी प्रॉब्लम की वजह से आज के टाइम पे धीरे धीरे फॉरेस्ट लगभग ख़त्म ही हो गए हैं, है ना। आप भी कहीं आसपास रहते हो तो आप देखते हो कि पहले आपके आसपास में कुछ नहीं था, पूरा का पूरा खाली मैदान था। ठीक है, सिर्फ पेड़ होंगे, ठीक है, बहुत सारे ट्रीज़ होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे देखते हो कि वो सब कट होके वहाँ पे अब क्या बिल्डिंग्स आपको नज़र आने लगी होंगी, रोड्स नज़र आने लगी होंगी, है नहीं। तो ये बहुत सारी बेटा प्रॉब्लम है जो हम लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे फॉरेस्ट ख़त्म करते जा रहे हैं, ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रोक्योरिंग लैंड्स फॉर कल्टीवेशन और बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज एंड मेकिंग फर्नीचर फॉर यूजिंग वुड एंड फ्यूल्स। तो इस तरह से बेटा देखो, लैंड को डेवलप करने के लिए जो भी आपका एग्रीकल्चरल लैंड है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग इसको कट कर रहे हैं। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, फर्नीचर वगैरह डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से। और फ्यूल, भाई जाहिर सी बात है कई जगह आज भी ऐसी हैं जहाँ पे एलपीजी नहीं है, वहाँ आज भी वुड से ही कुकिंग वगैरह हो रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से बेटा जो आपका फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसी को हम लोग बोल देते हैं डिफॉरेस्टेशन। ओके, और इसकी वजह से सम नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवर्स ड्रॉट। और आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारी सॉइल है वो सॉइल भी धीरे धीरे बंजर हो रही है, बैरन हो रही है ना। क्यों? क्योंकि बहुत, अब ये तो बेटा एक साइंटिफिक बात हो गई कि पेड़ जिस सॉइल में होते हैं उस सॉइल की फर्टिलिटी अपने आप इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि उस सॉइल में जो प्लांट्स की रूट है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया प्रॉपर सॉइल में बने रहते हैं। हाँ, उसमें उसमें जो भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो एक पास है उसमें जो है हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ है कि जितने भी आपके डिकम्पोज्ड मैटर हैं उन सभी को क्या वो मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बराबर बनी रहती है। बट अगर आप वहाँ से प्लांट को कट कर दोगे तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय होंगे, और इसके बाद जो उसकी फर्टिलिटी है धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज्ड हो जाएगी।
तो अब वो जगह प्लांटेशन करने लायक तो नहीं बचेगी एक लॉन्ग टाइम में, है ना। तो इससे और भी बोल रहे हैं कि बेटा जो है ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है अगर सॉइल आपकी बंजर हो जाएगी तो ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी, सूखा तो पड़ेगा ही ना, है ना। जब प्लांटेशन करने लायक सॉइल ही नहीं बचेगी तो वो तो सूखा पड़ेगा ही, वही ड्रॉट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, एक्टिविटी 7.1 ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आखिर ये देखा जाए कि डिफॉरेस्टेशन से आखिर प्रॉब्लम क्या क्या आई, आखिर इनके परिणाम क्या क्या हुए, है ना। अगर हमने डिफॉरेस्टेशन किया तो इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। पहली एंड बुझो recalled the consequences of deforestation. They remembered that the deforestation increased the temperature and pollution level of the earth. अब देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, इस लाइन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि डिफॉरेस्टेशन ने सबसे पहली बात तो हमारे अर्थ में जो टेम्परेचर है अर्थ का उसको इंक्रीज़ किया है, प्लस पॉल्यूशन लेवल भी इंक्रीज़ हो गया है। बात समझ में आई। टेम्परेचर कैसे इंक्रीज़ हुआ, तो बस सिंपल सी बात है बेटा। अब आप सोचो कि सन की जो लाइट है वो डायरेक्टली हमारे अर्थ को, लैंड को हीट करती है, लेकिन अगर उस जगह पे प्लांट है तो आप देखते हो कि प्लांट उस सनलाइट की रेज़ को डायरेक्टली अपने लीव्स में, अपनी स्टेम में अब्जॉर्ब करता है ना। लेकिन वो लैंड में डायरेक्टली हिट करने नहीं देता है। तभी तो आप देखते हो कि अगर किसी पेड़ के नीचे आप खड़े हो जाते हो तो आपको काफ़ी ठंडक फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सनलाइट डायरेक्टली उतने एरिया को हिट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो सारी हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट। वो हीट फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहा है, बाकी की रिफ्लेक्ट किए दे रहा है। तो इससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। बट अगर आप उस जगह प्लांट कट कर दोगे तो आप सोचो धूप ही धूप रहेगी, वो डायरेक्टली लैंड को हिट करेगी, यानी हमारे जो लैंड है, जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होगा तो अपने आप अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो पहली बात तो ये है कि डिफॉरेस्टेशन से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। दूसरा, पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा। कैसे पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा, सिंपल सी बात है। अब बेटा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हुई, एब्जॉर्ब कहाँ होगी बताइए आप। जब तक प्लांट नहीं होगा, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। अब सोचो कि उस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी हार्मफुल गैस है उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा अगर प्लांट ही नहीं होगा तो, और ऑक्सीजन रिलीज़ कौन करेगा, कोई नहीं। तो इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल। तो ये दो चीज़ें हो गई, है ना, जो उन्होंने बोला है कि इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ओके, द इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, अभी मैंने बताया, आपको क्लियर हो गया होगा। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोवर्ड दे नाउ दैट द डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। भाई और देखो, अब बेटा जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल और लोअर क्यों होगा, क्योंकि अब सोचो कि बेटा जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो ये जो आपकी वाटर साइकिल है ये भी तो डिस्टर्ब होगी ना, है ना भाई, ये भी तो डिस्टर्ब होगी। अब वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी तो किस तरह से वाटर वो लैंड में आएगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा और वो ग्राउंड में जाएगा। भाई हमारी अर्थ जब बैलेंस रहेगी, ठीक है, हमारी नेचर बैलेंस रहेगा, तभी तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम टाइम टू टाइम होगी। अब पानी लॉन्ग टाइम नहीं हो रहा है तो क्या होगा बेटा, ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से वाटर लेवल तो आपका डाउन हो गई, ठीक है ना, कॉमन सी बात है। They were told by Professor Ahmed that is the cutting of trees continue, rainfall and the fertility of the soil will decrease। ठीक है, प्रोफेसर अहमद के अकॉर्डिंग अगर आप लोग ट्रीज़ को कंटिन्यू कट करते रहोगे तो आगे आने वाले टाइम में रेनफॉल डिस्टर्ब होनी है 100%, और फर्टिलिटी है जो सॉइल की वो भी डिक्रीज़ हो जानी है, ठीक है ना। मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज चेंज ऑफ द नेचुरल क्लाइमेटिक सच एज द फ्लड एंड ड्रॉट्स, और आपको फ्लड एंड ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी बेटा सब कुछ सेम वही है जो अभी मैंने आपको बताया है। ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम आपको कब आएगी, अच्छा
ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारी अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज़ हो जाएगी उस कंडीशन में ग्लोबल वार्मिंग होगी। उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। यानी हमारे अर्थ का टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ होना किस कंडीशन में, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज़ होगी। कब? जब हमारे यहाँ प्लांट ही नहीं रहेंगे, तो उस कंडीशन में ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो एक तो ये इसका जो है डिसएडवांटेज हो गया। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। जैसे जैसे हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, तो इस तरह से रेनफॉल रिड्यूस होगी, यानी बहुत कम होगी, तो आपको ड्रॉट जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन इज़ मेजर कॉजेज विच लेड्स टू द चेंज इन अ सॉइल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से बेटा जो सॉइल की प्रॉपर्टी है यानी उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगी। उनमें जो भी इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको फर्टिलिटी को बनाए रखते थे वो डैमेज हो जाएंगे, तो धीरे धीरे सॉइल बैरन हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्लांटेशन करने लायक बिल्कुल नहीं बचेगी। ट्रीज़ रिजल्ट्स इन मोर सॉइल इरोजन। आपको पता है कि जो ट्रीज़ होते हैं वो सॉइल इरोजन को भी बेटा बनाए रखते हैं। यानी कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जैसे कि कभी पानी बह के आया या हवा तेज़ चली तो वो जो सॉइल है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। जैसे तुमने देखा होगा पानी के साथ भी सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो देखा होगा वहाँ पे गड्ढा जैसा बन जाता है। सोचो अगर उस जगह पे प्लांट लगा होता है तो प्लांट क्या करता है, जो सॉइल होती है उसको अपने रूट में क्या करे रहता है, बंच करे रहता है, उसे पकड़े रहता है, जिससे कि सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो प्लांट है, जो ट्रीज़ हैं, वो सॉइल इरोजन में भी बहुत हेल्प करता है, यानी सॉइल इरोजन नहीं होने देता है। क्योंकि सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो इससे भी ये हमको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर प्लांट है तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। ठीक है ना। ओके। अच्छा, तो देखो बेटा धीरे धीरे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय होगी, डैमेज होगी। ठीक है, उसमें जो वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टाइम में वाटर अगर उसको मिलेगा ही नहीं, रेनफॉल होगी नहीं, तो वो धीरे धीरे बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, है ना। ना उसमें कोई प्लांट होगा, ना क्रॉप होगी, ना ट्रीज़ होगा, कुछ नहीं होगा। तो उसी सॉइल को, जो सॉइल धीरे धीरे किस में, जो फर्टाइल सॉइल अगर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाए, डिज़र्ट में। डिज़र्ट मतलब समझते हो, हाँ, रेत वगैरह जो है आपकी सैंड है ना, उसमें कन्वर्टेड हो जाए, उसे बोलते हैं डिज़र्टिफिकेशन। यानी वो सॉइल जो पहले प्लांटेशन करने लायक थी, बट अब वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, जब प्लांट ही नहीं रहे तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई किस में, इनफर्टाइल सॉइल में। यानी जो प्लांटेशन करने लायक हो ही ना, जिसमें कुछ नहीं हो सकता है, जो पूरी तरह से बैरन यानी बंजर हो चुकी है। यानी वो फर्टाइल सॉइल जो धीरे धीरे बंजर हो गई हो, उसी को ही हम लोग बोल देते हैं डिज़र्टिफिकेशन। यानी ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डिज़र्ट, इट इज़ कॉल्ड डिज़र्टिफिकेशन। याद रखिएगा, डिफॉरेस्टेशन एंड डिज़र्टिफिकेशन, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का कटना, डिज़र्टिफिकेशन यानी फर्टाइल लैंड का डिज़र्ट में कन्वर्ट होना। ओके, तो ये ध्यान से बेटा आप लोग समझिएगा। डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, एक और डिफॉरेस्टेशन आल्सो लेड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यानी जो डिफॉरेस्टेशन होता है, ये जो भी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये उसको क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, डैमेज करने लगता है, और धीरे धीरे वो सैंड बन जाती है, यानी वाटर को बिल्कुल एब्जॉर्ब करना ही बंद कर देती है। ठीक है, इसीलिए तो उसमें प्लांटेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज़ रिड्यूस। और जो आपका वाटर का मूवमेंट है सरफेस से, ठीक है, अंडरग्राउंड, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी जब बताओ बेटा सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो वाटर नीचे कैसे जाएगा, और वाटर नीचे नहीं जाएगा तो फिर जो ऑलरेडी जो वाटर नीचे है उसका लेवल और डाउन होगा, क्योंकि यूज़ तो प्रॉपर आप लोग वाटर कर ही रहे हो ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।
तो बस बेटा इतनी सारी चीज़ें इसमें थी मेन जो आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। और तो कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। बाकी बेटा आप लोग तैयारी करते रहें इस चैप्टर से रिलेटेड, जितना भी मैंने अभी टॉपिक पढ़ा दिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।